हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है पार्ट 4 ऑफ योर लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर क्लास 11th। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो ये वाला जो लेक्चर है ये आपको एक सम शॉट बताएगा कि आप फ्यूचर में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं अपनी बुक्स में, क्योंकि इट इज गोइंग टू कवर द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस दैट एनी बिजनेस follows. So let's get started. So this is also called your accounting cycle or accounting process. साइकिल इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो इसलिए एक साइक्लिकल फ्लो दिखाता है। और प्रोसेस हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोसेस कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज होती हैं। सो दीज आर इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज। अगर मैं इनमें से एक भी चीज हटाने की कोशिश करूंगी तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए ये एक प्रोसेस है जिसमें हर एक एलिमेंट बहुत जरूरी है और सब एलिमेंट्स जब साथ में आते हैं तभी दे मेक सम सेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हर एक इंडिविजुअल पॉइंट का क्या मतलब है। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए आपको रेफर करने पड़ेगी हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी। उसमें जो पहली लाइन थी वो ये कह रही थी दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, राइट। तो सबसे पहले जब हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारी इवेंट्स होते हैं। हमें ये देखना है कि क्या वो इवेंट फाइनेंशियल नेचर का है, मॉनेटरी नेचर का है, या फिर नॉन फाइनेंशियल है या नॉन मॉनेटरी नेचर का है। मतलब उसमें किसी भी तरीके का पैसा इन्वॉल्व है, क्या उसे पैसे की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, क्या उसका बिजनेस पे जो इम्पैक्ट है उसे पैसे की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर है यस, तो मतलब उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसे इवेंट्स अपने बिजनेस के आइडेंटिफाई करने हैं जिसे पैसे की टर्म्स में मेजर किया जा सके। जैसे लोकल इलेक्शंस थे, राइट, उसकी वजह से एक दिन मेरा ग्रोसरी स्टोर बंद रहा, उसकी वजह से मेरी सेल्स नहीं हुई, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इम्पैक्ट आया है मेरे बिजनेस पर। लेकिन क्या मैं इसे पैसे की टर्म्स में मेजर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए हम इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेराज आज मैंने कुछ सामान बेचा है या मैंने कुछ सामान खरीदा है, मैंने कोई नया असेट एक्वायर किया है, मेरा कोई नुकसान हो गया है, तो ये सारी चीजें, ये सारे जो इवेंट्स हैं बिजनेस के, इसे हम पैसे की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे किन्हें? ऐसे इवेंट्स और ऐसी ट्रांजैक्शन को जिसे पैसे की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज डन। उसके बाद सेकंड होता है हमारा रिकॉर्डिंग, राइट। अब हमने ट्रांजैक्शंस जो थी आइडेंटिफाई कर ली कि भाई एक दिन में ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब हम क्या करेंगे? उसे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक महीने बाद देखूंगी कि मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, या मैंने कितना इनकम की, या मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया, और मैं एक महीने बाद याद करने बैठूंगी कि पहली तारीख को ये ट्रांजेक्शन्स हुई थी, दूसरी को ये हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कोई ना कोई ट्रांजेक्शन जरूर मिस कर दूंगी, क्योंकि मेरे ब्रेन की कुछ कैपेसिटी है, राइट। तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है कि जैसे जैसे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती जाए मैं उसे रिकॉर्ड करती जाऊं, ताकि मेरी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो मिस ना हो। तो जैसे ही कोई फाइनेंशियल इवेंट होता है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस में, सबसे पहले उसे क्या कर लिया जाता है? रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और रिकॉर्ड करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे बेटा बोला जाता है जर्नल। उसे हम बोलते हैं जर्नल या बुक्स ऑफ जर्नल या जर्नल बुक्स, राइट। ये सारे नाम हैं इसके। ये क्योंकि हमें पता है अकाउंटिंग एक फॉर्मल सब्जेक्ट है, इसे एक फॉर्मल तरीके से किया जाता है, तो इसमें जो हर एक एलिमेंट हम पढ़ेंगे उसे करने का जो तरीका है उसके लिए प्रॉपर नाम है। तो रिकॉर्डिंग किसमें की जाती है? जर्नल बुक्स में की जाती है। मैं यहाँ पे बुक्स भी लिख रही हूँ, राइट। तो हमारे पास एक तरीके का रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं? अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? रिकॉर्डिंग। कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो जो किस नेचर की हो? फाइनेंशियल नेचर की हो, उसे रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग का प्रोसेस, राइट। रिकॉर्डिंग इज डन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्लासीफाई पर। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से पहले मंथ में, मैं अभी एक मंथ की बात कर रही हूँ, कि एक महीने बाद मुझे देखना है कि मेरे इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, मुनाफा क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है। अब फॉर एग्जांपल जनवरी 1 को मैंने ये मंथ स्टार्ट किया। अब कुछ कैश आया,
कुछ सामान मैंने खरीदा, जिसे हम बोलते हैं बेटा परचेजेस। जब भी कोई ऐसा सामान खरीदा जाता है बिजनेस में जो आगे बेचने के लिए यूज होगा या उसे हम आगे कन्वर्ट करेंगे कि फिनिश गुड्स में उसे बेचेंगे, उसे किस कैटेगरी के अंदर डाला जाता है? उसे डाला जाता है परचेजेस में। जब भी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ऐसी चीजें खरीदी जाती हैं बिजनेस में, इट इज कॉल्ड परचेजेस। जैसे अगर मेरा ग्रोसरी स्टोर है और मैं उसमें शैम्पू की बॉटल्स लेकर आ रही हूँ, डिश वॉशिंग के लिए जो सोप होता है वो लेकर आ रही हूँ, तो ये सब किस में जाएगा? परचेजेस में जाएगा। ठीक है, कुछ सेल्स हो रही हैं। उसके बाद मैंने लेट से कोई एक नया असेट खरीदा है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ पेमेंट्स करनी थी, जैसे रेंट पे करना था या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, वो सब मैंने पे किया। तो अब मुझसे मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी ट्रांजैक्शंस मैंने क्या की? रिकॉर्ड की। किसमें की? जर्नल बुक्स में मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब अगर मैं देखूँ, जब मैंने ये सारी ट्रांजैक्शन की, अगर मैं कैश की बात करूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ कैश। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो सारी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कैश आया होगा और जिनकी वजह से कैश गया होगा। अब पहले बिजनेस में कैश आया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जब मैंने सामान खरीदा होगा तो बिजनेस में से कैश गया होगा। सेल्स की होंगी तो बिजनेस में कैश आया होगा। असेट खरीदा होगा तो बिजनेस में से कैश गया होगा। पेमेंट्स की होंगी तो बिजनेस में से कैश गया होगा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कुछ कैश की पेमेंट्स हुई होंगी, मतलब जिसकी वजह से बिजनेस से पैसा गया होगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से बिजनेस में कैश आया होगा। जब मैं इन्हें साइमल्टेनियसली लिखूंगी और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लेट्स से 20,000 आ गया कि भाई महीने की एंड में मेरे पास कितना कैश था? 20,000 था। ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने क्या किया, ये जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन थी इसमें से कैश की जो ट्रांजैक्शंस थी उन्हें अलग कर दिया। क्या कर दिया? मैंने उसे क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो जो एक पर्टिकुलर अकाउंट था मेरा या जो एक पर्टिकुलर चीज थी, मैंने उसे क्या करा? क्लासिफाई किया। जब मैंने उसे क्लासिफाई किया और देखा कि भाई कितना वो बढ़ा है या कितना कम हुआ है, और लास्ट में मेरे पास क्या आ गई? एक फाइनल फिगर आ गई कि मेरे पास महीने की एंड में कितना कैश है? 20,000 मेरे पास कैश है एट द एंड ऑफ द मंथ। राइट, उसी तरीके से मैंने कहा कि महीने की स्टार्टिंग में मेरे पास असेट्स जो थे वो 80,000 के थे। महीने में मैंने लेट्स से 20,000 के असेट्स और खरीदे, 10,000 के असेट्स मैंने बेच दिए, तो फाइनली मेरे पास कितने असेट्स आ गए? 90,000। तो अगेन मैंने क्या किया, जो मेरी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन थी उसमें से जो असेट का अकाउंट था वो मैंने अलग कर लिया और उसके बाद मैंने उसका क्या एक फाइनल अमाउंट निकाल दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। तो रिकॉर्ड तो कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें क्या चाहिए? एक इंडिविजुअल डेटा भी चाहिए। तो इंडिविजुअल डेटा के लिए हमें क्या चाहिए? क्लासिफाइंग चाहिए। तो एक बार मैं आपको फिर एक और चीज समझाती हूँ, दिस इज क्लासिफाइंग। ठीक है, अब ये समझिए बेटा, रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है उससे अकाउंट्स जो है वो रॉ डेटा इकट्ठा कर रहा है। वर्ड्स जो मैं यूज कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। रॉ डेटा, रॉ डेटा यानी कि ऐसा डेटा जो भी स्कैटर्ड है, जिसका भी कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं किसी बिजनेस के पास जाऊँ या मेरे ग्रोसरी स्टोर पे कोई आया, जैसे मेरे फादर आए थे, उन्होंने पूछा कि आपने कितना पैसा कमाया, आपने का प्रॉफिट कितना हुआ, आपका लॉस कितना हुआ, तो मैंने क्या किया, जितने मैंने जहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की थी मैंने उन्हें वो दे दी। अब उन्होंने वो खोली, पहले कैश के ट्रांजैक्शन, फिर परचेजेस, फिर सेल्स, फिर असेट्स, फिर ये सारी चीजें लिखी हुई थी। सो व्हाट इज ही गोइंग टू मेक आउट ऑफ इट? वो उससे कुछ समझ नहीं पाएंगे। अभी डेटा तो अवेलेबल है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस को हुई है वो अवेलेबल है, लेकिन अभी वो इस फॉर्म में है कि वो किसी को समझ में नहीं आएगी। मुझे तो समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस किया है, तो मुझे एक आइडिया है कि ये चीज हुए हैं, तो लगभग मुझे इतना मुनाफा होना चाहिए। लेकिन जो बाहर वाला देखेगा उसे वो चीजें पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा। उन्हें क्या चाहिए? उस रॉ डेटा से कुछ एक्चुअल डेटा, कुछ ऐसी फिगर्स चाहिए हैं जिससे वो ये बता सकें कि बिजनेस एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो वो डेटा कौन सा होता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फाइनली हमें अकाउंटिंग से कुछ डेटा चाहिए होता है। वो डेटा क्या होता है? अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या जानना है अपने बिजनेस के बारे में, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि मुझे जानना है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? प्रॉफिट और लॉस। अब अगर आपको मुनाफा और नुकसान कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, खर्चे और कमाई, जिसे हम बोलते हैं इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने से पहले हम क्या देखेंगे? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, राइट? तो मतलब हमें इस रॉ डेटा में से क्या चाहिए? इनकम्स चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए, ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें। और प्रॉफिट और लॉस तो कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या जानना होगा कि एक बिजनेस में असेट्स कितने हैं, राइट? मतलब
बिजनेस के पास कितने असेट्स हैं एक टाइम पर, लायबिलिटीज कितनी है, मतलब बिजनेस की देनदारी कितनी है। प्रॉफिट तो कमा रहा है कोई बिजनेस, लेकिन उसकी देनदारी बहुत सारी है, तो मतलब बिजनेस इतना अच्छा नहीं कर रहा है। उधारी कितनी है बिजनेस पर। और तीसरा कैपिटल, कि भाई ओनर ने पैसा कितना लगाया था, जितना पैसा लगाया है उस हिसाब से मुनाफा और नुकसान हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मतलब हमारे पास ये रॉ डेटा है, और इस रॉ डेटा से हमें क्या चाहिए, इनकम्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो जो बेटा ये पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है, ये क्या करता है, ये रॉ डेटा लेकर आता है और इस रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है ऐसे डेटा में जिसकी एक्चुअल में जरूरत है। किसे जरूरत है, अब मेरे पापा ने मेरे बिजनेस में पैसे लगाए थे, तो वो क्या है, मेरे बिजनेस के इन्वेस्टर हैं, राइट। राम मुझे सामान बेचता है उधारी पर, अब उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं वो उधारी वापस दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। तो वो लोग जिन्होंने मुझे उधार दे रखा है वो भी इंटरेस्टेड है, मेरे कस्टमर्स को इंटरेस्ट है। उसके अलावा जो मैं ओनर, यानी कि जो ओनर होगा ऑब्वियस सी बात है उसे तो इंटरेस्ट होगा ही होगा। अब साल की एंड में मेरे से गवर्नमेंट टैक्स मांगने आएगी, वो टैक्स किस पे लगाएंगे, इनकम्स पे लगाएंगे, तो उन्हें इंटरेस्ट है जानने में। मेरे बगल में 4 दुकानें और हैं, वो भी तो जानना चाहेंगे कि भाई मेरी दुकान में कितना मुनाफा हो रहा है, उनको कितना हो रहा है, वो कंपैरिजन भी तो करना चाहेंगे, तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है दैट हु आर द यूजर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, जिन्होंने आपको पैसे दे रखे हैं, जिनसे आपने लोन ले रखा है, जैसे बैंक से अगर मैंने लोन लिया है तो वो लोग। उसके बाद गवर्नमेंट को इंटरेस्ट होता है, कॉम्पिटिटर्स को इंटरेस्ट होता है। सो दीज आर दी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो रिकॉर्डिंग से हम लोग रॉ डेटा इकट्ठा करेंगे और पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या करता है, इस रॉ डेटा को किस डेटा में कन्वर्ट करता है, ऐसे डेटा में जो एक्चुअली लोगों को समझ में आ सके, जो मैं इन्वेस्टर्स को दिखा सकूं, जो मैं अपने कस्टमर्स को दिखा सकूं, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस कितने हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल कितनी है। बेटा जो ये इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस के, राइट, इसे हम बनाते हैं। और असेट, लायबिलिटी और कैपिटल जो होता है ये किसी बिजनेस की पोजीशन बताता है, राइट। तो ये बताते हैं बिजनेस का पोजीशन और ये बताते हैं बिजनेस का फ्लो मतलब कि टाइम पीरियड में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना बिजनेस हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है, बिजनेस का फ्लो, कि बिजनेस कितना रैपिडली चल रहा है। और ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बिजनेस की पोजीशन, कि एक गिवन टाइम पे बिजनेस की औकात क्या है, असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया, तो आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया। तो ये जो ये वाला प्रोसेस है और ये वाला प्रोसेस है, ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रॉ डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे डेटा में जिसकी हमें एक्चुअल में जरूरत है। सो नाउ लेट्स गेट टू समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। क्लासिफाइंग के बेटा जो हम इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं उन्हें बोला जाता है लेजर, उन्हें बोला जाता है लेजर। जैसे यहाँ पर हमारे पास जर्नल था, रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज कर रहे थे जर्नल बुक्स, क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास होता है लेजर। अब हमने क्लासिफाई कर लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग। तो समराइजिंग के प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। अब ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, अभी आप बस इन्हें देख लीजिए और जैसे जैसे हम टॉपिक्स आगे कवर करेंगे हमें समझ आता जाएगा कि क्या क्या है। इसमें आ जाता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सो डोंट वरी, स्टे विद मी। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैंने आपको बताया कि बिजनेस के पास रॉ डेटा है, उसे क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताएगा, नाम से पता चल रहा है कि भाई बिजनेस को एक गिवन टेन्योर में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। याद रखिए बेटा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा एक गिवन टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक बिजनेस को इतने कमाई थी, इतने खर्चे थे, इतना मुनाफा हुआ है या इतना नुकसान हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक और पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और कभी कभी हमारे पास एक और चीज होती है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं हम लोग, लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं हम लोग ये तीनों चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट। आप ये मान के चलिए कि ये तीनों को हम क्या, इन तीनों से हम सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट कर रहे हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है गिवन टेन्योर में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की चीजें।
उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हमें क्या देखना है, बिजनेस की पोजीशन देखनी है, मतलब हमें चाहिए पोजीशन स्टेटमेंट, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की सिचुएशन। इसे हम बोलते हैं बेटा बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं हम इसे? बैलेंस शीट, या इसे हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? बिजनेस की असेट, लायबिलिटी और कैपिटल कंडीशन। और अगर आपने मेरे पहले 3 लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम एक अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू समझाया था, जिसमें मैंने लिखा था असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है कि बेटा ये दोनों साइड हमेशा क्या रहनी चाहिए? बैलेंस्ड रहनी चाहिए, राइट? ये हमेशा क्या रहनी चाहिए? बैलेंस रहनी चाहिए। मतलब जो एक बिजनेस के असेट्स हैं वो हमेशा उसकी उधारी और ओनर के पैसे के बराबर होने चाहिए हैं। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट, इसीलिए इसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। शीट यानी कि एक पेपर फॉर्मेट में हम दिखा रहे हैं। और बैलेंस क्यों है? क्योंकि ये इस इक्वेशन से डिराइव हो रहा है। इससे हमें क्या पता चलती है? किसी बिजनेस की पोजीशन पता चलती है कि उसके असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, कैपिटल कितने हैं एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पर। प्रॉफिट एंड लॉस एक टेन्योर के लिए कैलकुलेट होता है, इतने टाइम से इतने टाइम के लिए। और बैलेंस शीट या असेट, लायबिलिटी और कैपिटल पोजीशन कैलकुलेट की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पर, कि आज मैं कहूं तो मेरे बिजनेस के पास इतने असेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं और इतनी कैपिटल है। तो यहां से बेटा शुरू होता है समराइजिंग का प्रोसेस। समराइजिंग में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है? अब हमारे पास समराइजिंग हो गई, अब हम किस पे आएंगे? एनालाइजिंग। अब मैंने अपने ग्रोसरी स्टोर का जितने भी खर्चे हुए, मुनाफे हुए, नुकसान हुए, सब बना लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, राइट? अब मैं क्या करूंगी? उसे एनालाइज करूंगी। मतलब जो मैंने बिजनेस में किया है उस बिजनेस से मुझे क्या समझ में आया है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि मेरी जो शॉप है वहां पे स्टेशनरी बहुत बिकती है, क्योंकि आसपास 4-5 स्कूल्स हैं। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि स्टेशनरी और खरीद के लाना मेरे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। वेयरएज अगर मैं बात करूं कि मैंने वहां पे क्या किया था, एक छोटा सा काउंटर बना दिया था, लेट्स से दाल वगैरह रख ली थी मैंने वहां पे, दाल चावल की आइटम रख ली थी, वो इतने नहीं बिक रहे हैं। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरे पास क्राउड आ रहा है उसका एज ब्रैकेट क्या है? जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं। तो मुझे ऐसा सामान ज्यादा रखना चाहिए जो इस एज ग्रुप को, जो इस कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करे, जो केटर करे, तो ताकि मेरा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, ताकि मेरा स्टॉक मुझे कम रखना पड़े और जल्दी जल्दी मेरा बिजनेस जो है वो सेल्स करे, राइट? तो ये क्या है? ये इन्फ्रेंसेस, ये एनालिसिस मैंने कैसे किया? ये एनालिसिस मैंने किया जब मेरे पास ये फाइनल चीजें आ गई, राइट? उसी तरीके से जब अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगी कि मुझे अपने ग्रोसरी स्टोर की एक और चेन खोलनी है, तो बैंक भी क्या करेगा? एनालाइज करेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट रनिंग बिजनेस है या नहीं है, मेरा बिजनेस मॉडल अच्छा है कि नहीं है, क्या मैंने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में असेट्स अच्छे बना लिए हैं, नहीं बना लिए हैं, इनकम का फ्लो है, कैश का फ्लो है, एक्सपेंसेस कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है। ये सारी चीजें देखने के बाद बैंक ये डिसीजन लेगा कि भाई मुझे लोन देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देना है, राइट? तो ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा एनालाइजिंग। तो मतलब हमारे पास क्या है? ये सारे स्टेप्स आ गए हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के। तो मतलब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जर्नल, फिर हम पढ़ेंगे लेजर। कुछ बिजनेसेस जर्नल और लेजर को एक साथ बना देते हैं और उसे बोला जाता है सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम क्या पढ़ेंगे? सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये आप क्लास 12th में देखेंगे, ये अभी आपका नहीं करना है, अभी आप ये वाला पार्ट देखेंगे। और इसके साथ साथ जब हम ये वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं ये देखने के लिए टाइम टू टाइम कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सही से मेंटेन है या नहीं है, तो वो वाले एलिमेंट्स भी हम देखेंगे। और बाय फार अगर मैं क्लास 11th की सिलेबस की बात करूं तो ये है हमारा सिलेबस फॉर योर क्लास 11th, राइट? आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। और आज के लेक्चर को वाइंड अप करने के लिए मैं आपको एक बार जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिसे हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उसे एक बार सम अप कर देते हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद योर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस एंड ऑल्सो विद द प्रैक्टिकल पार्ट, दैट इज योर जर्नल या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ योर financial transactions. So first let me quickly tell you the double entry system. जैसा कि मैं बार बार कहती आ रही हूं कि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो किस पे डिपेंडेंट है? डबल एंट्री सिस्टम पर। डबल एंट्री सिस्टम में हमारा मतलब होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन
या हर एक फाइनेंशियल इवेंट के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट को आप लोग दो ऑपोजिट पोल्स की तरह समझिए कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होंगे, राइट। और उन इम्पैक्ट को एक को हम करते हैं डेबिट और दूसरे को हम करते हैं क्रेडिट। ये टेबल कैसे डिराइव किया गया है, इससे गोल्डन रूल्स कैसे कनेक्टेड है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, तो पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए अगर आपके लिए ये न्यू है तो। ये है मॉडर्न अप्रोच पढ़ने का। इसमें मैंने क्या किया है, कुछ एलिमेंट्स डेबिट साइड में लिए हैं, कुछ एलिमेंट्स क्रेडिट साइड में लिए हैं। ये हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ चुके हैं। सो अगर आप देखेंगे ये लिटरली ऑपोजिट्स हैं। असेट्स व्हाटएवर बिजनेस ओन्स, लायबिलिटीज व्हाटएवर बिजनेस ओन्स। कैपिटल वो पैसा या कोई भी ऐसी चीज जो ओनर बिजनेस को देता है, और जब ओनर बिजनेस में से कुछ लेता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। एक्सपेंसेस, लॉसेस, और उसका जस्ट ऑपोजिट इनकम्स, गेन्स और प्रॉफिट्स, राइट। तो ये मैंने टेबल बनाया है जहाँ पे ऑपोजिट चीजें मैंने ऐसे लिख ली हैं। अब अगर बिजनेस में असेट्स इंक्रीज होंगे, ड्रॉइंग्स इंक्रीज होंगी, या एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे, मतलब अगर बिजनेस के पास असेट्स आएंगे, बिजनेस में से ओनर कुछ ड्रॉ करेगा, या बिजनेस को कोई खर्चा करना है, या बिजनेस को कोई नुकसान हुआ है, तो इन्हें दिखाया जाता है किससे, डेबिट से। इसे क्या दिखाते हैं हम लोग, डेबिट से दिखाते हैं। वेराज अगर बिजनेस की उधारी बढ़ती है, बिजनेस को ओनर कुछ पैसा देता है, पैसे के इक्विवेलेंट कुछ देता है, या बिजनेस को कुछ मुनाफा या फिर इनकम होती है, तो इसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट। तो ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो डेबिट, ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो क्रेडिट। और जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा अगर असेट्स बिजनेस में से कम होंगे, राइट। एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर बिजनेस के कम होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। सेम अगर बिजनेस की लायबिलिटी कम होगी, कैपिटल कम होगी, या ये कम होगी, तो ये कहाँ चले जाएंगे, डेबिट में चले जाएंगे। तो ये आ जाता है बेटा हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अब चाहे हम जर्नल बनाएं, चाहे हम लेजर बनाएं, चाहे हम ट्रायल बैलेंस बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, कोई भी चीज बनाएं, ये रूल्स चेंज नहीं होंगे। हर एक अकाउंट का बेटा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। पॉजिटिव बैलेंस यानी कि अब अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, मैंने लेट से 80,000 की एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, बहुत बुरी कंडीशन में थी, अब मैं उसे यूज कर रही हूँ, तो 80,000 से उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से कम नहीं हो सकती है। तो किसी भी चीज का जो बैलेंस है बेटा वो जीरो तक पहुंच सकता है, यानी कि नो बैलेंस तक पहुंच सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। पैसे की कोई भी चीज बेटा आप कभी नेगेटिव में नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो -10 या -20। और अकाउंट्स में हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पैसा पढ़ रहे हैं, और पैसा कभी भी नेगेटिव टर्म्स में नहीं जा सकता है। पैसा खत्म हो सकता है लेकिन वो नेगेटिव टर्म्स में नहीं जा सकता है, राइट। तो इसीलिए बेटा हमारे पास अकाउंट्स में जितनी भी चीजें होंगी उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं असेट्स का कौन सा बैलेंस होगा, हमेशा पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस। सो असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स हैव अ डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव अ डेबिट बैलेंस। वेयरएज लायबिलिटीज का पॉजिटिव क्या होता है, क्रेडिट। तो लायबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट्स, गेन्स एंड इनकम ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि यहीं से हमने ड्रॉ किया है कि किस चीज का कौन सा बैलेंस होता है। असेट्स, ड्रॉइंग्स और एक्सपेंसेस और लॉसेस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट, इनकम्स और गेन्स का क्रेडिट बैलेंस। तो ये चीज हमें गांठ बांधकर याद रखनी है। ये रूल्स चेंज नहीं होंगे, ना आज ना कल ना परसों। चाहे लेजर पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, कुछ भी पढ़े, क्लास 12th पढ़ लें, बीकॉम में पढ़ लें, बीबीए में पढ़ लें, एमबीए में पढ़ लें, कभी भी सीए में पढ़ लें, ये रूल्स चेंज नहीं होंगे, ये अपनी जगह पर रहेंगे। तो इन रूल्स को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद नहीं करना है, समझना है। गोल्डन रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है, इस टेबल को समझिए। समझ में नहीं आया है, पहले वाली वीडियोस पे जाइए, उनको पूरा एक फ्लो में देखिए, फिर आपको समझ में जाएगा। और अगर नहीं आया तब भी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू हेल्प। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का, और मैं फटाफट इकोनॉमिक्स की वीडियो बना सकूँ, कॉमर्स की, बिजनेस स्टडीज़ की, सबकी वीडियोज़ बना सकूँ, एंड वी कैन स्विच फ्रॉम दिस बोर्ड टू अ डिजिटल बोर्ड। सो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ if you like them and leave lots and lots and lots of comments and feedbacks. Thank you so much for your time. Until next time.